मूवी की शुरुआत में हमें मम्मी की एक दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेस चल रही होती है जिसमें थर्ड नाम का एक मम्मी सबसे आगे निकल रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसके रथ का पहिया ढीला हो जाता है और साथ ही उसे पता चलता है कि उसी के साथ दो और मम्मी हैं जो उसे हराना चाहते हैं। लेकिन तभी थर्ड अपने रथ को पीछे करता है और इस कारण जो मम्मी उसे हराना चाहते थे वो आपस में भिड़ जाते हैं। लेकिन थर्ड भी आगे जाकर गिर जाता है क्योंकि उसका भी पहिया टूट चुका था। अब यहाँ से सीन कट होकर एक आर्कियोलॉजिस्ट पर शिफ्ट होती है जिसका नाम सिल्वेस्टर था। उसने इजिप्ट के अंदर से एक कोफिन ढूंढा था। बहुत सालों से उसकी नजर एक प्रिंसेस के कोफिन पर थी जिसका नाम नेफर था और जब वो उसकी कोफिन को खोलता है तो उसके अंदर से नेफर की मम्मी गायब थी, जिसे देखकर सिल्वेस्टर एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। लेकिन तभी सिल्वेस्टर की नजर कोफिन के ऊपर लिखी कुछ वर्ड्स पर पड़ती है जो इजिप्शियन लैंग्वेज में लिखी हुई थी कि एक ऐसी ब्रिज है जो दो दुनिया को जोड़ती है, एक दुनिया जो इंसानों की है और दूसरी जो मम्मी की है, जहाँ पर हमें सारी मम्मीज जिंदा मिल सकती है। लेकिन सिल्वेस्टर को ये सब बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन तभी उसे एक बग दिखाई देता है जो कोफिन के अंदर जा रहा था। तभी सिल्वेस्टर उस बग को देखकर समझ जाता है कि ये अभी के टाइम का नहीं हो सकता है और इसी के साथ हमें पता चलता है कि वो बग अब मम्मी की दुनिया में पहुँच गया है। अब नेक्स्ट सीन में हमें मम्मी की दुनिया में थर्ड को दिखाया जाता है जो कि अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रहा था। अब उसके फैंस उससे पूछते हैं कि आपने रिटायरमेंट क्यों ले ली, तो थर्ड बताता है कि बाकी के लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। जिसके बाद एक लेडी मम्मी थर्ड के पास आकर उससे कहती है कि क्या आप मुझसे शादी करोगे, जिस पे थर्ड उससे कहता है कि नहीं, मैं अकेले ही रहना चाहता हूँ। थर्ड का एक और भाई भी था जिसका नाम शिकिम था जो थर्ड से हमेशा कहा करता था कि तुम्हें रेसिंग में वापस चले जाना चाहिए। अगले दिन हम थर्ड को मार्केट में देखते हैं जहाँ उसकी टक्कर एक लड़की से होती है जिस वजह से वो लड़की थर्ड को बहुत बुरा भला कहती है और इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। अब हम व्यूअर्स को यहाँ पर पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस है और इसी का नाम नेफर है। जिसके बाद प्रिंसेस नेफर अपने पिरामिड में वापस आ जाती है जहाँ सभी मेड्स मिलकर उसे तैयार करती है। नेफर को सिंगिंग करना बहुत पसंद था लेकिन एक प्रिंसेस होते हुए नेफर को इसकी इजाजत नहीं थी कि वो सबके सामने गाना गाए। तभी उसकी मेड आती है और नेफर से कहती है कि आपको गाना गाना अलाउ नहीं है। नेफर अपने फादर फिरौन से बहुत डरती थी इसीलिए वो चुप हो जाती है। तभी वहाँ पर फिरौन आते हैं और प्रिंसेस को बताते हैं कि जल्द ही यहाँ एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें एक बर्ड तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढेगा। जिसपे नेफर अपने फादर फिरौन से कहती है कि एक बर्ड मेरे लिए जीवन साथी कैसे ढूंढ सकता है और मुझे तो अभी शादी भी नहीं करनी। जिसपे फिरौन कहता है कि एक प्रिंसेस को शादी करना जरूरी है और कल के ही दिन तुम्हें तैयार होना होगा। अगले दिन फिनिक्स नाम की एक बर्ड को जिंदा करने का ट्रेडिशन शुरू होता है जिसमें एक रिचुअल के दौरान आग के अंदर से फिनिक्स को जिंदा किया जाता है। ये एक आग से जलता हुआ बर्ड था जिसे फिनिक्स कहा जाता है। फिनिक्स जहाँ पर भी जाकर रुकेगा उसी से प्रिंसेस की शादी करा दी जाएगी। इधर फिनिक्स पूरे मिस्र में घूम रहा था। दूसरी तरफ थर्ड का भाई सिकिम अपने बूमरैंग से खेल रहा था। तभी उसकी बूमरैंग सीधा जाकर फिनिक्स को लगती है और वो उसी के घर में आकर गिर जाता है। नीचे थर्ड अपना काम कर रहा था। तभी फिरौन के गार्ड आकर उसे पकड़कर पिरामिड में ले जाते हैं। थर्ड समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी जो मुझे यहाँ लाया गया है। तभी फिरौन उसे बताते हैं कि तुम्हें फिनिक्स बर्ड ने चुना है प्रिंसेस नेफर से शादी करने के लिए। थर्ड जब नेफर से मिलता है तो वो दोनों एक दूसरे पर खूब गुस्सा करते हैं क्योंकि उन दोनों की मुलाकात पहले भी हो चुकी थी। और जब थर्ड इस शादी से मना करता है तो वहाँ के लोग उसे बताते हैं कि तुम इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते हो और अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी जुबान और आंखें निकाल दी जाएगी। इधर नेफर भी थर्ड से शादी करने के लिए इनकार कर रही थी लेकिन फिरौन ये कहते हुए मना कर देते हैं कि एक बार जब फिनिक्स ने फैसला कर लिया तो वो बदला नहीं जा सकता है। जिसके बाद थर्ड को एक रिंग दी जाती है जो कि 7 दिन बाद उसे नेफर को शादी में पहनानी थी और अब थर्ड भी उसी पिरामिड में रहने लगा था। नेक्स्ट सीन में हम नेफर को देखते हैं जो अपने मेड से कह रही थी कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी करके यहाँ से भाग जाऊंगी। उसी समय वहाँ थर्ड भी आ जाता है। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों ही एक
दूसरे से शादी नहीं करना चाहते हैं। अब अगले सीन में हमें पता चलता है कि यहाँ रात होने का अलग ही सिस्टम बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर रात नेचुरल नहीं होती है, बल्कि रात को बनाया जाता है। इधर सिक्किम पिरामिड में आकर बहुत खुश था और जब वो अपने भाई से रिंग देखने के लिए मांगता है तो थर्ड ये बोलकर मना कर देता है कि ये रिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर ये रिंग खो गई तो फिरौन के गार्ड्स मुझे मार देंगे। जिसके बाद थर्ड उस रिंग को एक जगह पर छुपा देता है। नेक्स्ट सीन में हमें सिल्वेस्टर को दिखाया जाता है। उसने एक स्पाइडर रोबोट बनाया था जिसे वो नेफर के टॉम्ब में भेजकर सीधा थर्ड के घर के अंदर निकालता है। लेकिन इस टाइम थर्ड अपने घर पर नहीं था और स्पाइडर रोबोट वहाँ जाकर सारी चीजों का फोटो कैप्चर करने लगता है। इधर सिल्वेस्टर के साथ दो और लोग थे। उन दोनों के स्क्रीन छीनने की वजह से स्पाइडर रोबोट खराब हो जाता है और इधर उधर टकराने लगता है। लेकिन यहाँ पर सिल्वेस्टर के लिए अच्छी बात ये थी कि वो रिंग उसे मिल जाती है जो नेफर को थर्ड पहनाने वाला था, बट वो रोबोट को रिंग निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से सिल्वेस्टर वहाँ एक ब्लास्ट करवा देता है। लेकिन वो आवाज इतनी जोरदार थी कि बाहर मौजूद थर्ड और सिक्किम भी उसे सुन लेते हैं और दोनों भागते हुए कमरे के पास आते हैं। लेकिन तब तक उसकी रिंग चोरी हो चुकी थी। अब उन्हें वो रिंग ढूंढने के लिए इंसानों की दुनिया में जाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीन में हमें थर्ड, सिक्किम और उसके साथ एक क्रोकोडाइल को इंसानी दुनिया में दिखाया जाता है। उन्हें इंसानी दुनिया बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्हें हर चीज अलग लग रही थी क्योंकि इंसानी दुनिया मम्मीज की दुनिया से कई हजारों साल पीछे थी। तभी थर्ड को वो बॉक्स दिख जाती है जिसमें उसकी रिंग हो सकती थी और वो सिल्वेस्टर को देखकर सिक्किम से कहते हैं कि इन्हीं लोगों ने मेरी रिंग चुराई होगी। जिसके बाद थर्ड और सिक्किम उसी की गाड़ी में बैठ जाते हैं जिसमें वो बॉक्स रखा गया था, बट उन्हें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब उस रिंग के बॉक्स का पीछा करते हुए थर्ड और सिक्किम एक शिप के कमरे में पहुँच जाते हैं और जब वो लोग रिंग ढूंढना शुरू करते हैं तो रूम का दरवाजा ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। उसी समय उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और ये कोई और नहीं बल्कि प्रिंसेस नेफर थी जो इन्हीं का पीछा करते हुए वहाँ तक आ गई थी। और जब नेफर को पता चलता है कि शादी वाली रिंग खो गई है तो वो बहुत खुश होती है और कहती है कि अच्छा हुआ, अब हमें शादी नहीं करनी पड़ेगी। जिसपे थर्ड गुस्से में उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, अगर वो रिंग नहीं मिला तो रॉयल गार्ड्स मुझे मार डालेंगे और तुम्हें यहाँ होना भी नहीं चाहिए, तुम्हें पिरामिड में होना चाहिए था। जिसके बाद थर्ड नेफर से कहता है कि मैं इस दरवाजे को एक ही बार में खोल सकता हूँ। लेकिन जब वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तो वो वहीं टकराकर नीचे गिर जाता है। फिर जब थर्ड की आँख खुलती है तो नेफर और सिक्किम उसे बताते हैं कि तुम्हें पहले बाहर देखना चाहिए, हम लोग कहाँ हैं। इसके बाद जब थर्ड बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लोग इजिप्ट से बहुत दूर आ चुके हैं और इस वक्त वो सब एक शिप में हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये तीनों शिप के साथ लंदन पहुंच जाते हैं। इधर सिल्वेस्टर अपनी बॉक्स शिप से उतार रहा था तो उधर थर्ड, नेफर और सिक्किम सिल्वेस्टर की गाड़ी में छुपकर बैठ जाते हैं। लेकिन जहाँ ये लोग उतरते हैं वहाँ इन्हें बहुत सारे लोग देख लेते हैं। लेकिन उन इंसानों को लगता है कि ये इंसान ही है जो कि मम्मीज की कॉस्ट्यूम पहने हुए है। वो सभी लोग उनकी फोटो क्लिक कर लेते हैं। लेकिन जब वो लोग अपने कैमरे में उनकी फोटो देखते हैं तो उन्हें रियल मम्मी दिखाई देती है, जिस कारण वो सारे लोग डरकर वहाँ से भाग जाते हैं। थर्ड उनके कैमरे को उठाकर नेफर से कहता है कि शायद ये वेपन्स है। जिसके बाद ये लोग एक थिएटर में जाते हैं जहाँ के क्रू मेंबर इन्हें देखकर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी स्टेज पर होना चाहिए। इसीलिए वो इन तीनों को स्टेज पर भेज देते हैं जहाँ और भी बहुत सारे लोगों ने मम्मीज की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। कुछ ही देर के बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाता है और जब नेफर सिंगिंग कर रही थी तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसके हाथ में थर्ड की वो रिंग थी। नेफर गाना गाते हुए वो लड़की से वो रिंग ले लेती है और अब सिल्वेस्टर को भी पता चल चुका था कि ये लोग असली मम्मी हैं, जो कि अपने रिंग को लेने यहाँ तक आ गए हैं। नेफर को गाना गाते हुए एक म्यूजिक डायरेक्टर देख लेता है और सोचता है कि अगर ये मेरे लिए गाना गाए तो मेरी सारी एल्बम हिट हो सकती है। इधर जब नेफर को रिंग मिल चुकी थी तो इसीलिए वो थर्ड और सिक्किम के साथ वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी थिएटर के बाहर वो म्यूजिक डायरेक्टर आ जाता है जिसका नाम एड था। वो नेफर से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ गाना गाना चाहिए जिससे तुम बहुत सारे पैसे कमा सकती हो। तभी वो लोग देखते हैं कि सिल्वेस्टर उनका पीछा कर रहा है, जिस वजह से ये सारे के सारे लोग एड की कार में बैठ जाते हैं। कार में थर्ड नेफर को समझाता है कि अब हमें रिंग मिल चुकी है तो हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि ये हमारी दुनिया नहीं है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक भी है। उसकी बात मानते हुए नेफर कार से उतर जाती है और एड को सॉरी करते हुए कहती है कि मैं अभी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। लेकिन एड नेफर को अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत
जरूरत पड़े तो मेरे एड्रेस पर आ जाना। एड के जाने के बाद सिकिम को पता चलता है कि वो रिंग तो असल में नकली है। ये सुनकर नेफर और थर्ड सैड होकर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद थर्ड सभी से कहता है कि हमें रात बिताने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए ही, क्योंकि बारिश भी आने वाली है और रिंग हमें फिर से ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए अब हमें एड के घर जाना चाहिए। घर आने पर एड नेफर से कहता है कि तुम मेरे साथ काम करो, हम लोग मिलकर म्यूजिक एल्बम बनाएंगे। जिसके बाद नेफर एड के साथ कमरे में चली जाती है। तो इधर सिकिम और क्रोकोडाइल थर्ड से कहता है कि तुम अब नेफर को पसंद करने लगे हो, जिसमें थर्ड कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम सिल्वेस्टर को देखते हैं, जो अपने लोगों से कहता है कि अगर मुझे डायरेक्ट नेफर ही मिल जाए तो मुझे रिंग का क्या काम, ये मेरी और अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। अब सीन दोबारा से नेफर पर शिफ्ट होती है, जो एड से कहती है कि आगे के सूट के लिए मुझे और भी कपड़े की जरूरत है। जिसपे एड उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि तुम सामने वाले स्टोर पर जाओ और जो पसंद आए वो ले लो। जिसके बाद थर्ड, नेफर और सिकिम साथ मिलकर मॉल चले जाते हैं, जहां इन्हें बहुत सारे कपड़े और सुंदर सुंदर चीजें मिलती हैं। इसी के साथ ये लोग बहुत सारा शॉपिंग करके एड के घर की तरफ वापस लौट आते हैं। यहाँ आकर नेफर बहुत खुश थी, क्योंकि उसके गाना गाने का सपना पूरा होने वाला था। लेकिन थर्ड को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए। नेफर थर्ड को बताती है कि मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन मैं अपने फादर से इतना ज्यादा डरती हूँ कि मैं वहाँ गाना नहीं गा सकती। लेकिन इस दुनिया में मैं मेरे सपने को पूरा कर सकती हूँ, इसीलिए मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर थर्ड भी उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। थर्ड नेफर से कहता है कि तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एड अपना म्यूजिक एल्बम शुरू करके नेफर के सारे गाने को रिकॉर्ड करने लगता है। देखते ही देखते नेफर की सॉन्ग वायरल हो जाती है और नेफर बहुत फेमस हो जाती है। लेकिन उसके फेमस होने के कारण न्यूज के दौरान सिल्वेस्टर को उसका पता चल जाता है और जब नेफर शाम को बैल्कनी में बैठी थी तो सिल्वेस्टर उसे बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। थर्ड उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता है और वो एड के ऊपर बहुत गुस्सा करता है। वो उससे कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थर्ड सिक्किम को एड के घर पर रुकने का बोलकर खुद उस गाड़ी के पीछे भागने लगता है। इधर सिल्वेस्टर नेफर को एक म्यूजियम में ले आता है और एक शोकेस की तरह उसे बंद रखता है, क्योंकि अगले दिन एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला था। उस पूरे जगह में सिर्फ मम्मी की चीजें ही भरी हुई थी। यहाँ सिल्वेस्टर चाहता था कि अगर नेफर सबके सामने आएगी तो उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, क्योंकि नेफर एक असली मम्मी थी। साथ ही साथ उसका दुनिया की सबसे बड़ी खोज में नाम भी लिखा जाएगा। अब थर्ड भी नेफर तक पहुँच चुका था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यहाँ हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं और कैमरे उसे देख सकते हैं। इसलिए थर्ड उस म्यूजियम में आते ही बिना कैमरे से डरे नेफर के पास पहुँच जाता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी सिल्वेस्टर आकर उन दोनों को शूट करके फिर से बेहोश कर देता है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। इधर अब सिक्किम को उन दोनों की फिक्र होने लगी थी, इसलिए वो एड की हेल्प लेकर म्यूजियम तक पहुंच जाता है। ये छोटू सा सिक्किम दिमाग से बहुत तेज था। उसने आते ही सारे कैमरास पर ब्लैक स्प्रे मार दिए थे ताकि वो किसी को दिखाई ना दे। जैसे ही सिल्वेस्टर का ध्यान भटकता है, वैसे ही सिक्किम नेफर और थर्ड को लेकर वहाँ से भागने लगता है। सिल्वेस्टर जैसे ही उसे देखता है तो वो शूट करता है और वो शूट डायरेक्ट जाकर एड को लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब तक सिक्किम थर्ड और नेफर को लेकर भाग चुका था और ये सब अब एक बस पे आकर बैठ जाते हैं। जिसके बाद सिक्किम अपने क्रोकोडाइल की मदद से बस चलाने लगता है। सिल्वेस्टर भी ठीक उनके बस के ही पीछे था। इतने छोटे होने के बावजूद भी सिक्किम गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहा था। तभी थर्ड को पता चलता है कि आगे जाकर एक ब्रिज है और वो लोग सीधा पानी में जाकर गिरने वाले हैं। वो सिक्किम को गाड़ी फुल स्पीड में चलाकर ब्रेक लगाने का कहता है, जिस वजह से सिल्वेस्टर की गाड़ी जाकर सीधा एक बोट पर गिरती है। अब उन लोगों का पीछा सिल्वेस्टर से छूट चुका था और साथ ही सिक्किम ने म्यूजियम से भागते वक्त रिंग भी चुरा ली थी। तभी वहाँ पर एड आ जाता है और अब थर्ड नेफर पर यह फैसला छोड़ देता है कि तुम्हें यहाँ रहकर अपने सपने पूरे करने हैं या अपनी दुनिया में वापस जाना है। यहाँ पर नेफर अपना सपना छोड़कर थर्ड के साथ वापस मम्मीज की दुनिया में जाने का डिसाइड करती है। अब यहाँ पर बात ये थी कि ये लोग इतनी दूर लंदन से इजिप्ट कैसे जाएंगे, जिसपे एड उन्हें फ्लाइट के बारे में बताता है और कहता है कि फ्लाइट से तुम लोग घंटों में लंदन से इजिप्ट पहुँच सकते हो। एड उन लोगों को फ्लाइट में चोरी छुपके बिठा देता है। फ्लाइट में थर्ड नेफर से कहता है कि चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ, अब हम दोनों को आपस में शादी नहीं करनी पड़ेगी। बट यहाँ मन ही मन ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। नेफर इस जर्नी पर आकर बहुत खुश थी
और थर्ड भी नेफर को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। कुछ देर के बाद ये लोग इजिप्ट पहुंच जाते हैं और कोफिन के छुपे हुए रास्ते से ये लोग मम्मी की दुनिया में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम सिल्वेस्टर को देखते हैं जो कि उसी फ्लाइट में था क्योंकि उसे पता था कि वो लोग भागकर इजिप्ट ही जाएंगे। दूसरी तरफ थर्ड और नेफर एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं और वेट करते हैं कि शायद दोनों में से कोई कन्विंस करेगा, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कहते और अलग हो जाते हैं। नेफर जब घर वापस आती है तो फिरौन उसे गले से लगा लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। इधर थर्ड उस रिंग को देख रहा था और सोच रहा था कि शादी वाले दिन मैं इस रिंग को वापस लौटा दूंगा और उस रिंग का लॉकेट बनाकर अपने गले में लटका लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सिल्वेस्टर अभी तक नहीं सुधरा था। वो जैसे तैसे करके बड़ी बड़ी जेसीबी लेकर फिरौन के पिरामिड तक पहुंच जाता है और हर चीज को तोड़ते हुए सारे गार्ड्स को मौत के घाट उतारते हुए फिरौन को किडनैप कर लेता है और कहता है कि मुझे रिंग और नेफर का क्या काम जब मेरे पास फिरौन होगा। नेफर अपने फादर फिरौन को बचाने के लिए आती है, लेकिन तब तक सिल्वेस्टर वहाँ से जा चुका था। इधर सिकिम ये सारी बात थर्ड को बताता है। उधर सिल्वेस्टर ममीज की शहरों में से होकर जा रहा था, तभी नेफर अपने फादर को बचाने आ जाती है और वो सिल्वेस्टर से अकेले ही भिड़ जाती है। तभी उसकी मदद करने के लिए थर्ड भी आ जाता है। अब थर्ड और नेफर मिलकर सिल्वेस्टर से लड़ने लगते हैं। वो बार बार सिल्वेस्टर को धक्का देते जा रहे थे, बट थर्ड के साथ वही होता है जो पहले हुआ था। उसके रथ का पहिया फिर से ढीला हो जाता है, लेकिन इस बार थर्ड अपने रथ के रॉड को सिल्वेस्टर की जेसीबी पर रख देता है, जिस कारण वो भी फुल स्पीड से सिल्वेस्टर के साथ आगे जाने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत तगड़ी फाइट होती है, बट आगे जाके पता चलता है कि आगे बहुत बड़ी खाई है, इसलिए थर्ड नेफर को बहुत दूर फेंक देता है और खुद सिल्वेस्टर के साथ उस खाई में गिर जाता है, जिसे देखने के बाद नेफर बहुत रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि थर्ड ऊपर आ रहा है। एक्चुअली जिस रिंग को थर्ड ने लॉकेट बनाकर पहना था उसी की वजह से उसकी जान बच गई। थर्ड के ऊपर आते ही नेफर उसे गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर फिरौन भी आ जाता है और थर्ड का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचा ली। जिसके बाद नेफर कन्विंस करती है कि मैं थर्ड से बहुत प्यार करती हूँ और इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी वाले दिन नेफर सिंगिंग भी करती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलती हूँ किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन।